Hello friends, so today we are going to start a new chapter called Management of Natural Resources. ठीक है, जो कि 10th क्लास बायोलॉजी में लास्ट चैप्टर है, लास्ट टॉपिक है जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था अवर एनवायरनमेंट, जिसमें कि हमने देखा कि क्या क्या इकोसिस्टम के क्या फैक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, यह चैप्टर एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यह जानना ज़रूरी है कि नेचुरल रिसोर्सेस क्या है। ठीक है, यहाँ पर जिनका हमें मैनेजमेंट करना है, नेचुरल रिसोर्स एक्चुअली वो है क्या। ठीक है, उससे ही संबंधित सारी चीज़ें, उसी से रिलेटेड हम पूरे चैप्टर में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज में व्हाट इज रिसोर्स, रिसोर्स क्या होता है, सबसे पहले यह हम समझेंगे। ठीक है, तो रिसोर्सेज मीन्स संसाधन, हिंदी में होता है संसाधन। तो रिसोर्सेस मीन्स होता है संसाधन। संसाधन भी एक टिपिकल हिंदी वर्ड है। इसका क्या मतलब है, तो कुछ भी जो कि हमारी नीड को, आवश्यकता को पूरा करे, उसे हम कहेंगे रिसोर्स, संसाधन। ठीक है, जो हमारा अर्थ साधे वो हुआ संसाधन। ठीक है, तो रिसोर्सेस मीन्स जो भी हमारी आवश्यकता है उसका जो पूरा करने वाला फैक्टर है, दैट विल बी कॉल्ड एज रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल, हमें अपना खाना बनाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है। तो पानी क्या है, हमारे लिए एक रिसोर्स है। ठीक है, उसी प्रकार फूड की हमें ज़रूरत होती है, तो फूड एक क्या है, रिसोर्स है। ठीक है, इसी प्रकार हमें खाना बनाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी। ठीक है, या तो हम गैस पे बनाएंगे खाना, ठीक है, गैस स्टोव पे, तो गैस क्या हुआ, एक रिसोर्स है। ठीक है, या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, यदि हमारे पास इलेक्ट्रिक कन्वेक्शन पे हम बना रहे हैं, ठीक है, इंडक्शन पे हम यदि खाना बना रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ, एक रिसोर्स है। ठीक है, तो दीज आर ऑल will be called as resources, जो कि हमारी नीड को पूरा करते हैं। ठीक है, अब ये जो रिसोर्सेस है, इसमें नेचुरल रिसोर्सेस क्या होंगे। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होते हैं जो कि नेचुरली ऑकर करते हैं इन द नेचर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए कि यहाँ पर वाटर क्या होता है, नेचुरली नेचर में रहता है। ठीक है, नेचुरली रिप्लेनिश होता रहता है। एवरी ईयर रेन्स होती है जिसमें हमें वाटर मिलता है। ठीक है, फिर से वो इवेपोरेट होता है, फिर से उसके क्लाउड्स बनते हैं और फिर से रेन्स आती हैं। तो रेन्स की वजह से हमें वाटर मिलता है। इस प्रकार नेचुरली हो रहा है, हम उसे बना नहीं रहे, किसी प्रकार से हमें उसे फॉर्म नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन वो नेचुरली ऑकर कर रहा है नेचर में, तो वो कहलाएगा नेचुरल रिसोर्सेज। वाटर की ही तरह गैस, ठीक है, जो एलपीजी, जो सिलेंडर्स में रहती है, वो एक नेचुरल गैस होती है, प्राकृतिक गैस होती है। वो भी एक प्रकार का क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्स है। आपको पता होगा कि जो गैस होती है, नेचुरल गैस, वो कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, वो बहुत सालों पहले जो एनिमल्स और जो भी ऑर्गेनिक कंटेंट है, जो बायोमास है, वो यदि दब जाता है और उसकी वजह से सालों के बाद प्रेशर के वजह से उनसे गैसेस जो फॉर्म होती हैं वो नेचुरल गैस होती हैं। और नेचुरल गैसेस जो हैं पर्टिकुलर एरिया में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, जहाँ से उसे निकाला जाता है और फिर उसे हम जो है सिलेंडर्स में उसे भरा जाता है और फिर सिलेंडर से हम उसे यूज़ करते हैं फॉर द कुकिंग पर्पस। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, ठीक है, एक तो मैंने आपको कहा वाटर, ठीक है, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम्स, ठीक है, पेट्रोलियम जो है क्रूड ऑयल से बनता है। क्रूड ऑयल हमें कैसे मिलता है, तो क्रूड ऑयल भी वैसे ही फॉर्म होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, सालों पहले जो दब गया है प्रेशर की वजह से, उससे ऑयल फॉर्म होने लगता है। तो ऑयल जो होता है वो क्रूड ऑयल कहलाता है, जिसे कि पेट्रोलियम कहते हैं। और इस पेट्रोलियम से फिर फर्दर पेट्रोल, डीजल, ये सब फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये जो है पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल जो है वो एक प्रकार का नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि वो नेचुरली हमें मिल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार
कोल, कोल भी ऐसे ही फॉर्म होता है, कोल माइंस में से कोल निकाला जाता है और वो भी ऐसे ही जो है बहुत सालों के पहले जो ट्रीज होते हैं उनकी वजह से कोल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये बहुत ईयर्स की प्रोसेसिंग होती है जिसके की बाद ये नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और कोल फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एयर भी एक रिसोर्स है, क्योंकि एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एयर जो है हम ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन उसमें कंटेंट होता है, साथ ही प्लांट्स के लिए, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए, लिविंग बींग्स के लिए एक एयर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ समझा कि एक्चुअली नेचुरल रिसोर्सेस होते क्या हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेस वह रिसोर्सेस होते हैं जो नेचर में नेचुरली ऑकर करते हैं, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्स हमें समझ में आ गया। अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं ये इनकी अवेलेबिलिटी, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिप्लेनिशमेंट, ठीक है। किस तरह उसे रिप्लेनिश, क्या वो रिप्लेनिश हो सकते हैं, ठीक है। These are all of two types, ठीक है। उनकी अवेलेबिलिटी, वो कितने डिस्ट्रीब्यूटेड है नेचर में, वो रिप्लेनिश हो सकते हैं या नहीं, इस बेसिस पर जो नेचुरल रिसोर्सेस है इन्हें दो टाइप में बांटा गया है। एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। तो जो बहुत एबंडेंटली अवेलेबल है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है और रिप्लेनिश हो सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ठीक है। जैसे कि एयर, जैसे कि वाटर, ये एबंडेंटली मौजूद हैं। एयर एबंडेंटली पूरे अर्थ पर मौजूद है, वाटर पूरी अर्थ पर मौजूद है, ठीक है। तो ये जो रिसोर्सेस है ये रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस वह रिसोर्सेस होते हैं जो कि अवेलेबिलिटी में कम होते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, पर्टिकुलर एरिया में वो ज़्यादा होते हैं, रिप्लेनिश नहीं हो सकते। एक बार यदि हम उसे कंप्लीटली कंज्यूम कर लेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश। इसमें क्या क्या होंगे, इसमें आएंगी नेचुरल गैस, ठीक है, पेट्रोलियम, कोल, ठीक है। दिस ऑल विल कम्स अंडर द नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में और क्या आ सकता है, बायोमास एनर्जी, ठीक है। बायोमास जो है वो एबंडेंटली प्रेजेंट है अर्थ पे, ठीक है। एनिमल मैटर, ठीक है, प्लांट मैटर, और प्लांट मैटर से भी जो एनर्जी बनाई जाएगी वो रिन्यूएबल रिसोर्सेस में आएगी। फॉर एग्जांपल गोबर गैस, ठीक है। तो गोबर गैस जो है काऊ डंग से जो गोबर गैस प्लांट में गैस फॉर्म होती है वो एक काइंड ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, हम उसे बार बार बना सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल होता है उसके डिग्रेडेशन से भी गैसेस बनाई जाती हैं, उन्हें यूटिलाइज किया जाता है, वो भी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी वाटर की मदद से, ठीक है। आपने देखा होगा कि वाटर की मदद से जो एनर्जी फॉर्म की जाती है, बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं और जब वो पानी गिरता है तो टरबाइन जो है वो चलता है। तो इस प्रकार जो हाइड्रोथर्मल है, हाइड्रो एनर्जी है, वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स से जुड़ा हुआ है वाटर, ठीक है। इसी प्रकार विंड मील, ठीक है, पवन चक्कियाँ जो विंड मील होती है वो एयर की वजह से चलती है और उनसे भी एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है, विंड मिल। उसके अलावा सोलर एनर्जी, जिसे हम सोलर एनर्जी एबंडेंटली सनलाइट जो है पूरी अर्थ पे पाई जाती है। बहुत कम एरियाज ऐसे हैं जहां सन नहीं आता या सनलाइट नहीं पहुंच पाती, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ अर्थ कैन गेट द सोलर एनर्जी
एबंडेंटली, ठीक है। तो सोलर एनर्जी सन से जो हीट आती है उससे जो है डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। सोलर सेल बनाए जाते हैं, उससे बहुत सारी मशीन्स चल सकती हैं। सोलर हीटर्स होते हैं जो कि सोलर एनर्जी को यूज करके वाटर को हीट करते हैं। तो इस प्रकार सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जबकि नेचुरल गैसेस, पेट्रोलियम, कोल एंड न्यूक्लियर एनर्जी भी एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो होती है, बनाई जाती है। तो वो भी, उनका भी जो है एक पर्टिकुलर इन रिसोर्सेस का भी एक दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश, ठीक है। वो वंस दे आर कंज्यूम्ड दे विल बी फिनिश्ड, ठीक है। तो इस प्रकार नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमने पढ़े क्या होते हैं, क्या डिफरेंस जो है उनमें है, ठीक है। तो रिन्यूएबल दे आर वाइडली अवेलेबल, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, दे कैन बी रिप्लेनिश। नॉन रिन्यूएबल आर लेस अवेलेबल and scarcely distributed and they cannot be replenished, ठीक। तो इस प्रकार हमने देखा कि नेचुरल रिसोर्सेज के क्या टाइप हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमने देखे, ठीक। ओके, तो रिन्यूएबल में एक और है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? जियोथर्मल एनर्जी, जैसे कि जो वॉल्केनोज होते हैं, ज्वालामुखी जो रहते हैं, उनसे बहुत अधिक मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत अधिक मात्रा में जो है उसमें से बहुत हीटेड एलिमेंट्स जो है उसमें से निकलते हैं। तो वो भी एक जियोथर्मल एनर्जी है, ठीक है। तो वो भी एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में ये सभी होंगे, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल एंड न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक। नाउ अब हम पढ़ेंगे मिसमैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर कंसिक्वेंसेस ऑन द एनवायरनमेंट। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमने समझ लिया कि एक्चुअली नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारे दिन रात हम कितने डिपेंडेंट हैं नेचुरल रिसोर्सेज पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि यदि पानी ना हो तो कैन यू इमेजिन द लाइफ? नो, देयर इज नो लाइफ विदाउट वाटर, ठीक है। और देयर इज नो लाइफ विदाउट एयर, ठीक है। साथ ही यदि आप दूसरी चीजों को देखें, ठीक है, जैसे कि हम कुकिंग के लिए गैस यूज करते हैं, तो कैन यू इमेजिन कि एक दिन यदि गैस खत्म हो जाता है तो हमें कितना मुश्किल होता है, एक हमारी पूरा डेली जो रूटीन है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, बिकॉज वी डोंट हैव फूड टू कुक, ठीक है। हम कुक नहीं कर सकते फूड को, और वी डोंट हैव, वी कांट हीट एनीथिंग, वी कैन नॉट मेक टी, वी कैन नॉट मेक फूड। तो गैस इज इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, ठीक है। हमारी लाइफ जो है काफी हद तक डिपेंडेंट है कुकिंग पे, और कुकिंग डिपेंडेंट है गैस पे, ठीक है। साथ ही इलेक्ट्रिसिटी ऑल दो कंप्लीटली नेचुरल रिसोर्स नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज पे वो डिपेंडेंट है। कैसे? तो नेचुरल रिसोर्सेज पे कैसे डिपेंडेंट है? जैसे कि हाइड्रो एनर्जी, ठीक है, सोलर एनर्जी, ठीक है, इनसे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, ठीक है। हाइड्रो एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है, विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी पे कितना डिपेंडेंट है? यदि एक दिन लाइट नहीं होती है घरों में तो हमारे कितने सारे काम रुक जाते हैं। हम मोबाइल चार्ज नहीं कर सकते, हम टीवी ऑन नहीं कर सकते, ठीक है। लिफ्ट यदि किसी बिल्डिंग में है तो लिफ्ट बंद पड़ जाती है। तो हमारे डेली जो रूटीन होता है, डे टू डे वर्क को नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हद तक अफेक्ट करते हैं, और हम भी इन नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत अफेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार जब हम उनको कंज्यूम करते हैं, जब हम इन जो रिसोर्सेस है इनको कंजप्शन करते हैं इनका, तो हम इनको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और अब क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन इंक्रीमेंट, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है, ठीक है। सभी जगह बहुत लोग हो गए हैं, जहाँ पर पॉपुलेशन नहीं थी वहाँ पे भी माइग्रेशन की वजह से बहुत लोग हो गए हैं। तो इस प्रकार पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, माइग्रेशन की वजह से जो डिमांड है वो बहुत बढ़ गई है। जब डिमांड बहुत बढ़ जाती है तो ऑफ कोर्स उसका बहुत ज़्यादा कंजप्शन होगा। जब बहुत ज़्यादा कंजप्शन होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए,
वही हम देखने वाले हैं किसमें, मिसमैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो यहाँ हम इकोनॉमी नहीं पढ़ रहे कि जब बहुत ज़्यादा कंजप्शन होगा, डिमांड होगी, सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन होगा, महंगाई बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा यदि नेचुरल रिसोर्सेज का मिसमैनेजमेंट हो तो एनवायरनमेंट में क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिन्हें कि हम रिप्लेनिश नहीं कर सकते, तो क्या होगा, आज हमारे जो व्हीकल्स हैं वो किस पे डिपेंडेंट है, वो फ्यूल पे डिपेंडेंट है। फ्यूल पेट्रोल और डीजल फ्यूल है मेन आज हमारे व्हीकल के लिए, और पेट्रोल और डीजल क्रूड ऑयल से बनते हैं, नेचुरल ऑयल से बनते हैं, और ये नेचुरल ऑयल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो वंस इट इज कंज्यूम्ड इट इज फिनिश्ड, ठीक है, वो फिनिश हो सकता है, और आने वाली जनरेशन्स में यह हो सकता है कि कोई ऑयल या कोई गैस ना बचे। ठीक है, तो जब मिसमैनेजमेंट होगा नेचुरल रिसोर्सेस का तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी आने वाली जनरेशन को वो अवेलेबल नहीं होंगे, तो देयर विल बी नो अवेलेबिलिटी फॉर नेक्स्ट जनरेशंस। ठीक है, तो आने वाली जनरेशंस में कोई अवेलेबिलिटी नहीं होगी रिसोर्सेस की, और खास तौर से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं उनको जो है उन पे ज्यादा डेंजर है, दे आर मोर एंडेंजर्ड टू completely finish, बिकॉज वो जो रिसोर्सेस हैं वो एक बार यदि खत्म हो गए तो फिर उन्हें रिप्लेनिश करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज दे फॉर्म्ड ओवर द पीरियड ऑफ मेनी ईयर्स। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं जब उनका बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है तो सबसे पहला तो ये होगा कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए उनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम, नेग्लिजिबल हो जाएगी। ठीक है, या फिर बिल्कुल ही नहीं होगी। दूसरा, जब इनका बहुत ज्यादा कंजप्शन होता है, जब इंक्रीज कंजप्शन होता है किसी भी रिसोर्स का, तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का यदि हम कंजप्शन देखें तो क्या होगा कि पेट्रोल और डीजल जब हम यूज ज्यादा करेंगे तो क्या होगा कि हम एयर को भी पॉल्यूट कर रहे हैं, हम पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जब मिसमैनेजमेंट होगा, जब हम बहुत ज़्यादा सिर्फ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट रहेंगे, तो उसके कंजप्शन की वजह से या तो नेक्स्ट जनरेशन को वो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है, या वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वो पॉल्यूशन कॉज करेगा, क्योंकि जब फ्यूल्स को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, कोल्स को, नेचुरल गैस को या पेट्रोलियम को, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी, उसके भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, बिकॉज इट ऑल्सो अफेक्ट द लाइफ, ह्यूमन को अफेक्ट करता है, वो ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट कर सकता है, और साथ ही पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन कॉज करते हैं जब ओवर कंजम्पशन होता है तो। ठीक है, तो इस प्रकार जब मिसमैनेजमेंट होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, देखिए वी आर डिपेंडेंट ऑन द रिसोर्सेज, ठीक है, जिसमें कि नेचुरल रिसोर्सेज पे भी हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, अभी जो है आप देख सकते हैं बिना पेट्रोल और डीजल के आप जो है अपनी गाड़ी नहीं चला सकते। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी है, लेकिन क्या हम उसे मैनेज कर सकते हैं प्रॉपरली, तो वही हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट किस तरह कर सकते हैं। तो नाउ वी विल सी मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये तो मैंने आपको बताया कि यदि मिसमैनेजमेंट होगा तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। तो कंसिक्वेंसेस किस प्रकार होंगे, पॉल्यूशन होगा तो इट विल अफेक्ट अवर एनवायरनमेंट, और इस प्रकार डायरेक्ट एनवायरनमेंट को ही अफेक्ट करेगा, और जब एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा तो ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करेगा। ठीक है, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, प्लांट, सबको ये अफेक्ट करेगा। ठीक है, बिकॉज एवरीवन इज इंटरकनेक्टेड। हम इकोसिस्टम में देख चुके हैं कि इकोसिस्टम के सभी कंपोनेंट एक दूसरे पे को इम्पैक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब हम देखेंगे, ये तो हमने देखा कि
कंसीक्वेंसेस क्या हैं यदि हम मैनेज नहीं करें, उनको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज या किसी भी नेचुरल रिसोर्स को, तो क्या होगा। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को हमने देखा कि भाई हमारी डिपेंडेंसी तो उन्हीं पे है, ठीक है, तो उसे मैनेज करना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें नेचुरल रिसोर्सेस प्रभावित करते हैं और हम भी नेचुरल रिसोर्सेस को बहुत प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो यदि हम उन्हें मैनेज करेंगे प्रॉपरली तो दोनों को ही फायदा होगा। ठीक है, सबसे पहला जो कंसेप्ट है कि हम किस प्रकार मैनेज करें, तो सबसे पहला है कि भाई लिमिट द कंजप्शन। कंजप्शन को लिमिट करिए, कम से कम यूज करिए। ठीक है, अब कम से कम यूज करने से क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल यदि फालतू में फैंस चल रहे हैं, लाइट्स चल रही हैं, तो हम उन्हें बंद करें। यदि पानी बह रहा है तो हम उन्हें जो है बंद करें, नल को ठीक कराएं। यदि कुछ नल खराब हो गए हैं और उसमें से पानी बह रहा है तो उसे ठीक कराया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार हम कंजप्शन लिटिल करें, उसे कंजप्शन जो है वो हम कम करें, वेस्टेज ना करें चीज़ों को। ये किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई होता है, लिमिट द कंजप्शन। फॉर फूड जो है हम लिमिटेड बनाएं, जितना हमें आवश्यकता है उतना ही बनाएं, एक्सेसिव जो है कंजप्शन ना हो, एक्सेसिव यूज ना हो। ठीक है, तो लिमिट द कंजप्शन। सबसे पहला ये है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें हम कंज्यूम लिमिट में करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गैस जो है हम फालतू में न जलाएं। ठीक है, कुकर में जो है खाना बनाएं जिससे कि एनर्जी जो गैस है वो कम लगेगी, कुकर में जल्दी खाना पक जाता है, या खाना ढक के पकाया जाए। तो इस प्रकार उसकी वजह से क्या होगा, कंजप्शन लिटिल होगा। उसी प्रकार कार पूलिंग को भी बहुत बढ़ावा दिया जाता है बड़ी सिटीज में, सो दैट ट्रैफिक भी कम हो और फ्यूल्स भी जो है कम हो और उसकी वजह से पॉल्यूशन कम हो। फ्यूल्स को कम बर्न किया जाए और उसकी वजह से जो पॉल्यूशन है वो भी कम हो। कार पूलिंग मतलब क्या होता है कि यदि कुछ लोगों को एक ही डेस्टिनेशन पे जाना है तो कोई एक व्यक्ति की कार लेके या कोई एक व्यक्ति के व्हीकल से दे कैन गो देयर। ठीक है, दे डोंट यूज 4 कार्स, दे कैन यूज 1 कार इंस्टेड ऑफ 4 कार्स। यहाँ पे क्या होगा, कंजप्शन जो है वो कम होगा, क्योंकि 4 कार में जो फ्यूल कंज्यूम होता वो अभी सिर्फ 1 कार में हो रहा है। तो इस प्रकार हम बहुत सारी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं जिससे कि कंजप्शन कम हो जाए, और जब कंजप्शन कम होगा तो ऑफ कोर्स हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो बचे रहेंगे। वी हैव टू मेक दिस अवेयरनेस कि हमें अपने एनवायरनमेंट को यदि बचाना है तो इस तरीके से हमें हमारे रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ेगा। और ये सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमारे लिए भी अच्छा है, इट इज बेनिफिशियल फॉर अस ऑल्सो, बिकॉज एनवायरमेंट्स हमें भी डायरेक्टली अफेक्ट करता है। यदि वहां कम होंगे, नेचुरल रिसोर्सेज यदि कम होंगे तो आगे जाके हमें ही वो उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है लिमिट द कंजप्शन। ठीक है, ठीक है, सेकंड है रिसाइकल। ठीक है, रिसाइकल द अवेलेबल रिसोर्सेस। ठीक है, जो हम रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं हम उन्हें रिसाइकल कर सकें। ठीक है, तो रिसाइकल करके भी हम मौजूदा जो चीजें हैं यदि हम उन्हें रिसाइकल कर लें, ठीक है, तो हमें उससे अवेलेबल रिसोर्सेस को यदि हम रिसाइकल कर लें तो हमें क्या होगा कि हमें अवेलेबिलिटी उसकी डबल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यदि हम जो कचरा बचता है फूड का, ठीक है, या कहें जो बायोगैस फॉर्म होती है गोबर से, वो क्या है, हम रिसाइकल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार उससे जो हम बना रहे हैं एनर्जी वो हमारे ही काम आने वाली है। तो इस प्रकार जब हम रिसाइकल करते हैं तो भी हम एनवायरनमेंट को कम प्रभावित करते हैं, हम उसकी रक्षा करते हैं। तो दूसरा जो कंसेप्ट है वो है कि रिसाइकल करें, अवेलेबल रिसोर्सेज को हम रिसाइकल करें। ठीक है, तो इस प्रकार सेकंड फैक्ट है कि रिसाइकल द अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है, दूसरा है स्विच, थर्ड इज स्विच टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज।
ठीक है, हम ऐसे रिसोर्सेस पे डिपेंडेंट हों जो कि रिन्यूएबल हैं। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि सोलर एनर्जी पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि सोलर हीटर यूज करे जा रहे हैं, सोलर सेल यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यदि हम ऐसे रिसोर्सेस पे डिपेंडेंट होंगे जो कि रिन्यूएबल हैं, तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस जिसमें कि नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेस हैं उन पे कम इफेक्ट आएगा, उन पे कम प्रेशर आएगा। ठीक है, तो हम ऐसे रिसोर्सेस पे डिपेंडेंट हो, ऐसे रिसोर्सेस की तरफ जो है जाएं जो कि रिन्यूएबल हो। तो सोलर एनर्जी इज पार्ट ऑफ दैट, हाइड्रो एनर्जी इज पार्ट ऑफ दैट, विंडमिल इज पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो इस प्रकार यदि हम इन एनर्जीज पे ज्यादा डिपेंडेंट होंगे, ठीक है, बजाय द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, तो हमें ज्यादा जो है नेचुरल रिसोर्सेस को हम बचा पाएंगे। ठीक है, बायोगैस इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, तो यदि हमें मैनेजमेंट करना है नेचुरल रिसोर्सेस का, तो हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना होगा? सबसे पहले हम उनका कंजप्शन कम करें। ठीक है, यदि हम कंज्यूम करते हैं तो हम चीज़ों को रिसाइकल करें। ठीक है, ग्लास, मेटल, पॉलीथीन, ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, रिसाइकल जब हम करते हैं तो हम एक प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको उपयोग कर पाते हैं और वेस्ट हम कम प्रोड्यूस करते हैं। तो हम रिसाइकल करें अवेलेबल चीज़ों को, ठीक है, अवेलेबल रिसोर्सेस को। साथ ही हम ऐसे रिसोर्सेस की तरफ मुड़े, ऐसे रिसोर्सेस पे जाएं जो कि रिन्यूएबल हो। ठीक है, जो एबंडेंट हो। तो इस टाइप की चीजें हैं सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, विंड मिल, बायोमास एनर्जी इज ऑल्सो बायोगैस जिससे फॉर्म होती है। तो इस प्रकार इन एनर्जीज पे हम लोग टर्न करें। ठीक है, तो ये हमने देखा कि मैनेजमेंट किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेस का करना चाहिए। अब 3 R जो है उन्होंने दिए हैं। सबसे पहला है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज पे, ये हमने वेस्ट मैनेजमेंट में आपको याद हो पड़ा था, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, कि यदि हमें वेस्ट मैनेजमेंट करना है तो हमें इन 3 R से जो वर्ड्स हैं वो याद रखने पड़ेंगे। वही 3 R यहाँ पर भी एप्लीकेबल हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट में भी एप्लीकेबल हैं। तो वो क्या है? सबसे पहला रिड्यूस। ठीक है, सबसे पहले हम कंजप्शन को कम करें, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को कम से कम हम यूज करें। ठीक है, तो जो यूज है वो कम किया जाए। ठीक है, रीयूज, यदि कुछ हम यूज कर रहे हैं तो हम उसे फिर से यूज करें या हम किसी और को उसको रीयूज करने के लिए दे दें। फॉर एग्जाम्पल, यदि कुछ प्लास्टिक कंटेनर्स में सामान आपके आया है घर में, तो उनको फेंकने की बजाय आप उन्हें फिर से रीयूज करेंगे, धो के आप उसमें कुछ और भर सकते हैं। ठीक है, या फिर पॉलीथीन बैग्स की जगह यदि हम कपड़े के बैग्स कैरी करते हैं तो क्या होगा? वेस्ट कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, हम रिसोर्सेज को ज्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम फिर से उसे बार बार, एक पॉलीथीन बैग की बजाय यदि अब कपड़े का बैग होगा, वो गंदा हो जाता है तो आप उसे धो सकते हैं, फिर से यूज कर सकते हैं। ठीक है, वहीं यदि एक पॉलीथीन बैग गंदा हुआ है तो आप उसे फेंक देते हैं। ठीक है, तो रीयूज करें, जितना रीयूज कर सकते हैं उतना रीयूज करें। ठीक है, रीयूज का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो कि गांवों में देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि सबसे कम से कम वेस्ट वो प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए कि वहां पर जो है खेतों से वो उनके यहाँ गेहूं आ जाते हैं। ठीक है, या जो भी अन्न है, सब्जियां हैं, वो सब उनके खेतों से आ जाते हैं। ठीक है, वहां पर जो खेतों में से कचरा निकलता है, चारा बन जाता है। ठीक है, वो क्या करते हैं? वो गायों को खिला देते हैं। ठीक है, उनके पशुओं को खिला देते हैं। उसी प्रकार वो जब खाना बनता है और यदि खाना बच जाता है तो वह खाना बचा हुआ भी वो उनके पशुओं को खिला देते हैं, उसे फेंकते नहीं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार दे प्रोड्यूस वेरी मिनिमम वेस्ट। ठीक है, और
वो क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट का। ठीक है, आप देखिए कि उनका कुछ भी वेस्टेज नहीं जा रहा है। जब खेतों में से अन्न आया तो अन्न को उन्होंने यूज करा, कचरे को पशुओं को दे दिया, पशुओं से उनको फायदा मिल रहा है कि उनको दूध जो है उनसे मिल रहा है, दूध दही घी वो उनसे ले रहे हैं। तो इस प्रकार वो मैक्सिमम जो है प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिड्यूस करें, कम से कम हम यूटिलाइज करें। इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस है तो क्या करें, हम कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करें। यदि टीवी फालतू में चल रही, कोई नहीं देख रहा है तो आप उसे स्विच ऑफ कर दें। लाइट्स दिन में ना जलाएं। ठीक है, पानी जो है फालतू ना फेंकें। ठीक है, तो इस प्रकार रिड्यूस करें सबसे पहले, फिर यूज करें। यदि आप रीयूज कर सकते हैं चीजों को, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप ही उसको रीयूज करें। आप जैसे मैंने आपको बताया गांव का एग्जाम्पल कि वो पशुओं को भोजन दे देते हैं बचा हुआ, तो इस प्रकार रीयूज किया हमने उन चीज को, हमने वेस्ट नहीं होने दिया चीजों को। ठीक है, इसी प्रकार हर चीज से रिलेटेड है। ठीक है, पुराने यदि कपड़े हो जाते तो हम किसी को दे देते हैं। वी डोंट डंप इट, वी शुड नॉट डंप इट, क्योंकि वो एक कचरा बन रहा है, वो एक वेस्ट फॉर्म हो रहा है। तो इस प्रकार प्रोडक्ट्स को, रिसोर्सेस को रीयूज करें, उस चीज को हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। ठीक है, फिर रिसाइकल करें। यदि रिसोर्सेज जो है उन्हें रिसाइकल किया जाए, जैसे कि बायोगैस, हम क्या कर रहे हैं कि काऊ डंग जो है उससे गोबर गैस प्लांट बना दिया, तो हम क्या कर रहे हैं कि वेस्ट को भी वेस्ट नहीं जाने दिया, उससे भी हम गैस फॉर्म कर रहे हैं। फिर जो बचा है उसको खाद बना दिया। ठीक है, गैस बनने के बाद जो मैटर बचा उसे हमने खाद के रूप में, कंपोस्ट के रूप में यूज कर लिया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिसाइकल कर रहे हैं चीजों को। उसी प्रकार ग्लास और मेटल और प्लास्टिक, इन्हें रिसाइकल किया जाता है। मेटल को रिसाइकल किया जा सकता है, ग्लास को रिसाइकल किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे जो है रिसाइकल करके हमारे रिसोर्सेस को हम बचा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये तीन जो है कंपोनेंट है मैनेजमेंट के लिए, नेचुरल रिसोर्सेस के लिए, जो कि हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। किसी भी रिसोर्स का मैनेजमेंट जब किया जाता है तो ये तीन चीजें ध्यान रखी जाती हैं कि उसका कंजप्शन कम हो, उसे रीयूज किया जा सके, उसको रिसाइकल किया जा सके। ठीक है, तभी हमारे नेचुरल रिसोर्सेस को हम अफेक्ट होने से बचा सकते हैं, उन्हें खत्म होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों चीजें हैं ये मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस में हमें याद रखनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे वाटर फॉर ऑल। वाटर एक नेचुरल रिसोर्सेज है, उसका जो है किस तरह वो हमें इम्पैक्ट करता है, किस तरह हम उसे इम्पैक्ट करते हैं, ये हम देखेंगे।